हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। हम लोग आज से इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे और इंडियन इकोनॉमी के ये मैं वीके ओरी की बुक से हेल्प लूँगा और सारे आपके ऐसे ही लेक्चर्स, इसके जो सारे चैप्टर्स हैं ऐसे ही होते जाएंगे। अगर आपको कोई भी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम होती है कौन सा लेक्चर कहाँ है, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें आप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सबका आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस हमें कब मिली थी? 1947 में। ठीक है, तो 1947 के पहले हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या चीज़ें हो रही थी, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब ये होता है कि जिस जिस कंट्रीज में ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करा था, जिस कंट्रीज में ब्रिटिश ने क्या करा था, रूल करा था, उसे अपनी वो कॉलोनी बना लेते थे। और कॉलोनी जैसे इंडिया भी उनकी एक कॉलोनी थी, तो उसको वो एक्सप्लॉयट करते थे, बर्बाद करते थे। यहाँ से जो रॉ मटेरियल थे उनको वो अपनी कंट्रीज में ले जाते थे। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है कि जो ब्रिटिशर्स अपनी जिस भी कंट्री में रूल करते थे उसको अपनी कॉलोनी बना के उसका क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे, मतलब बर्बाद करते थे उसको। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल वाज सब्जेक्टेड टू कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन सफर कर रही थी, सब्जेक्ट कर रही थी, मतलब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स उसको एक्सप्लॉयट बहुत ज़्यादा कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी को। और इट इम्प्लाइड अ टारगेट एक्सप्लॉयटेशन, टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था सारे सेक्टर्स का। हमारे 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्सरी। तीनों सेक्टर्स का एक टारगेटेड एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, मतलब चुन चुन के एक एक्सप्लॉयटेशन, इस सेक्टर को ऐसे बर्बाद करना है, इस सेक्टर को ऐसे बर्बाद करना है, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और कौन कर रहा था? मेनली ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी। ठीक है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जब सबसे पहले हम लोग समझते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ब्रिटिशर्स ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में आता है। ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज्ड है और सबसे कम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका होता है इस टाइम। अबाउट 50% पॉपुलेशन जो है वो हमारी प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है और इसके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका बहुत कम है। उस टाइम इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 के पहले सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का था जीडीपी में। ठीक है, बट आज के टाइम जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कम हो गया है। अब जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब आपके मन में अगर आ जाए कि जीडीपी मतलब क्या होता है, तो जीडीपी मतलब होता है हमारा वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, तो जीडीपी मतलब क्या होता है? जीडीपी मतलब होता है वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारे फाइनल गुड्स की वैल्यू जो कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सब हमारे जीडीपी के अंडर काउंट करे जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम 1947 के पहले, बिफोर 1947, एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट कर रहा था। बट आज के टाइम हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। आज के टाइम हमारा सर्विस सेक्टर हमारा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है जीडीपी में। तो वही यहाँ लाइन लिखी है कि एग्रीकल्चर वाज एक्सप्लॉयटेड थ्रू जमींदार सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जमींदार, देखिए ये जमींदार है और ये क्या कहते हैं, लैंड रेवेन्यू ले रहा है, मतलब जो लैंड में टैक्स वगैरह जैसे जो इनकम होती है वो ये चार्ज कर रहा है एक फिक्स्ड सम। ये लोग क्या करते थे, ये जमींदार, देखिए ये है ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जमींदार से एक फिक्स्ड सम लेती थी, फिक्स सम की इनको आपको देना ही देना है, फिक्स्ड सम। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपनी मन मर्जी का, जो जमींदार थे ये जमींदार, ये मन मर्जी का फार्मर से अपना पैसा लेता था, मन मर्जी जितना ले सकता था, जितना उनको एक्सप्लॉइट कर सकता था उतना वो करता था। तो ये लोग क्या करते थे, जैसे जमींदार ने पैसा लिया फार्मर से, अब इन्होंने एक बहुत ज्यादा, मतलब इनको देना है 20 रुपए, मान लीजिए ब्रिटिशर्स को जमींदार को देना है 20 रुपए, और ये ले लेते थे इन लोगों से 50 रुपए। तो 30 रुपए ये अपनी लग्जीरियस उड़ाते थे, अपनी जो भी खर्चा करें लग्जीरियस आइटम्स में उनको परचेस करने में उड़ाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, जो जमींदार थे ये बहुत ज्यादा अमाउंट लेते थे लैंड रेवेन्यू, किनसे? फार्मर से। तो फार्मर्स, अब एक बात बताइए, आप कहीं काम कर रहे हैं,
तो आप कहीं काम कर रहे हैं, आपसे आपकी इनकम का ज़्यादातर पोर्शन आप लैंड रेवेन्यू एक टैक्स में ले लिया जा रहा है, तो आपको काम करने का कोई इंसेंटिव होगा, कोई मतलब बनेगा आपका काम करना? आपको खुद लगेगा कि मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्यों काम करेंगे? तो वही इसी पर्पज से क्या हुआ, जो हमारे जमींदार थे वो क्या करते थे कि इस फार्मर से ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ले लेते थे। तो फार्मर्स को कोई एक इंसेंटिव नहीं दिख रहा था कि अब हम फार्मर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों एंगेज रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या रहता, डाउनफॉल हो रहा था। इसी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हो रहा था, डाउनफॉल हो रहा था। भाई एक सिंपल सी बात है, अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से कुछ नहीं मिलेगा, आपका ज़्यादातर पैसा जमींदार और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अगर चला जाएगा, तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे। जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी तो कम हो जाएगी ना। तो मेन क्या हो रहा था, जमींदार काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे फार्मर्स का, या एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है, वही लाइन लिखी है, देखिए सबसे पहली बात यहाँ क्या लिखा है, जमींदार वर डिक्लेयर्ड एज द ओनर ऑफ द सॉइल। जमींदार क्या थे, हमारे ओनर ऑफ द सॉइल थे। दे वर टू पे फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट। जमींदार क्या थे, एक सबसे पहली बात, ओनर ऑफ द सॉइल, जमीन उन्हीं की होती थी, और जमींदार जो थे वो उनको एक फिक्स्ड सम, मैंने जो अभी बताया 20 रुपए उनको गवर्नमेंट को देने होते थे, फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो भी वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जमींदार फार्मर से, तो उनको एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को देना पड़ता था, एंड वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश। और वो जमींदार, देखिए जमींदार गवर्नमेंट को तो एक फिक्स्ड सम देगा, मतलब गवर्नमेंट को एक, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको एक फिक्स्ड सम दे रहा है, उसे एक फिक्स्ड पैसा दे रहा है। बट जो हमारा क्या कहते हैं जमींदार थे, वो मन मर्जी का फ्री टू एक्सट्रैक्ट, लिखा है ना फ्री टू एक्सट्रैक्ट। फ्री टू एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि जितना मन करे उतना वो निकाल लेते थे पैसा उनसे। तो वो अब एक फिक्स्ड सम दे दी और ज्यादा पैसा, मान लीजिए 50 रुपए ले लिए फार्मर से और एक 20 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए, तो 30 रुपए कहाँ जाएगा, 30 रुपए वो अपने ऊपर खर्च करते थे। तो ये क्या हो रहा था, ये एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था किनका, जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे। टिलर्स ऑफ द सॉइल मतलब होता है जो जमीन में काम करते हैं, एक्चुअल कल्टीवेटर्स। टिलर्स ऑफ द सॉइल यहाँ फार्मर है और ओनर ऑफ द सॉइल यहाँ क्या है, जमींदार हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए लिखा भी है यहाँ, द टिलर्स ऑफ द सॉइल गॉट बेयर मिनिमम फॉर सर्वाइवल। उनको बहुत ही कम अमाउंट मिलता था सर्वाइवल के लिए। दे वर लेफ्ट विथ नो सरप्लस, उनको सरप्लस कुछ मिलता ही नहीं था कि वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। ठीक है, तो उनको कोई एक फिक्स्ड सम, क्या कहते हैं, जो हमारा लिटिल सरप्लस, नो सरप्लस बचता था, कुछ भी पैसा नहीं बचता था हमारे पास। एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनके पास एक भी रुपए नहीं बचता था, क्योंकि ज़्यादातर उनका पैसा जो भी उन्होंने कल्टीवेशन करा उसका ज़्यादातर पैसा उनको ज़मींदार को देना पड़ता था, और ज़मींदार एक फिक्स्ड सम गवर्नमेंट को दे देता था। तो फार्मर के पास बहुत ही लिटिल अमाउंट बचता था, जो उसके सर्वाइवल के लिए भी काफ़ी नहीं होता था। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक बॉक्स लिखा, ये जो ब्लू बॉक्स होते हैं, ग्रीन बॉक्स होते हैं, ये जरूर आप पढ़िएगा ध्यान से। मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ, देखिएगा, एक मिनट। हाँ देखिए, जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या लिखा है, सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडिल मैन। जो जमींदारी सिस्टम होता है वो मिडिल मैन, जो बीच के मिडिल मैन के थ्रू होता है, कॉल्ड जमींदार। जमींदार मेन इसमें काम करते हैं, इंटरमीडिएट का मतलब कि देखिए जमींदार एक तरीके से क्या है, मिडिल मैन है। किसके बीच का मिडिल मैन है, गवर्नमेंट और पीजेंट्स, जो फार्मर्स हैं जो काम करते हैं उनके बीच में एक मिडिल मैन कौन है, फार्मर, और गवर्नमेंट के बीच के मिडिल मैन कौन है, ये जैसे मान लीजिए ये फार्मर है और ये गवर्नमेंट है, तो बीच में कौन है मिडिल मैन, बीच में है जमींदार। तो जमींदार एक मिडिल मैन का काम करता है, ये इनसे पैसा लेते हैं और उनको एक फिक्स्ड सम दे देते हैं और बीच का जो सरप्लस है वो अपना अर्न करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ लाइन लिखी एक और, द जमींदार्स ऑन द अदर हैंड स्पेंड देयर रेवेन्यू इनकम ऑन द लग्जरियस ऑफ लाइफ। ज्यादातर वो पैसा क्या करते थे, लग्जरियस आइटम में खर्च करते थे और कुछ भी डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का नहीं करते थे, कुछ भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर ताकि हमारा डेवलप हो जाए। तो ये सब चीजें हो रही थी। ठीक है, अब देखिए दूसरा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो हमारा वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का कैसे एक्सप्लॉयटेशन करा गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वेल नोन एज फॉर हैंडीक्राफ्ट। देखिए ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो किस नाम से जाना जाता था, इंडिया बहुत हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए बहुत फेमस था। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का बहुत ज्यादा बोलबाला था। बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर्क प्रोड्यूस बाय हैंड लेबर, जो यहाँ के ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट थे वो हाथों से काम करते थे, मशीनें वगैरह ज्यादा थी नहीं। तो जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट सेक्टर था उसकी पूरी वर्ल्ड में बहुत रेपुटेशन थी, वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, और वैरायटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स
हम लोग सेल करते थे, ब्रिटिशर्स के आने के पहले का ये मैं बता रहा हूँ। बट दीज वर डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब ब्रिटिश आए तो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे? उन्होंने दो चीजें करी। फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट। अब उन्होंने सबसे पहले क्या करा, जो यहाँ से हैंडीक्राफ्ट जाता था, हैंडीक्राफ्ट मतलब यहाँ से जैसे कुछ भी चीजें जा रही बन के हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, हैंड लेबर, जो कॉटन क्लोथ्स वगैरह बन के गए, तो एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं, जो बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या करते थे, अगर यहाँ से कोई माल, अगर इंडियन प्रोड्यूसर कोई हैंडीक्राफ्ट अपना सेल करेगा अब्रॉड, तो उसको हैवी ड्यूटी लगा देते थे। मतलब कि कोई अगर सेल करेगा, यहाँ से बाहर कोई चीज सेल करेगा, तो उसको एक हैवी ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो मतलब वो क्यों कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे ताकि इंडिया का जो सामान है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाए और बाहर कोई उसे खरीदे ना। तो उल्टा कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है, आज के टाइम क्या होता है, आज के टाइम अगर कोई आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट आप कई तरीके की सब्सिडी देगी कि हाँ अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज तो आपके यहाँ मतलब इंडिया में फॉरेन करेंसी आएगी। बट उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम वो अपने फायदे के चक्कर में थे। उस टाइम वो क्या कर रहे थे कि अगर यहाँ से कोई एक्सपोर्ट करेगा तो उसे हैवी ड्यूटी देनी पड़ रही थी, मतलब यहाँ की वो मार्केट खत्म करना चाहते थे। और दूसरा क्या कर रहे थे, डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। और दूसरी चीज क्या कर रहे थे, देखिए यहाँ से कोई बाहर माल भेजेगा, मतलब या यहाँ से कोई बाहर गुड्स अगर सेल करेगा तो उसको हैवी ड्यूटी देनी पड़ रही थी। और अगर कोई ब्रिटिश वहां से मतलब ब्रिटिश गुड्स कोई खरीदेगा, ब्रिटिश गुड्स अगर कोई खरीदेगा तो उसे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट मतलब उसको परचेस करने का कोई इंपोर्ट ही नहीं देना पड़ेगा। मतलब बाहर से अगर कोई सामान आप ब्रिटिश गुड्स खरीदोगे तो उसमें आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो आपको सस्ते मिल जाएगा। उल्टा कर रहे थे। नॉर्मली क्या होता है आज के टाइम, अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपको कई तरीके की सब्सिडी, मतलब आपको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट हेल्प करती है कि आप चलिए आप बाहर एक्सपोर्ट करें, हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी। बट और अगर आप इंपोर्ट करते हैं जैसे कोई चीज तो आपको टैक्स देना पड़ता है। बट वो तब क्या हो रहा था, तब इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था क्योंकि आप ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, और एक्सपोर्ट करने में टैक्स देना पड़ रहा था उस टाइम। तो इसका मतलब मैं क्या समझूं, इसका मतलब ये था कि टोटली इंडियन जो मार्केट थी उसको डिस्ट्रॉय करा जा रहा था, जो यहाँ के गुड्स हैं उनको कॉस्टली कर दिया जा रहा था, और जो बाहर के गुड्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, उनको चीपर कर दिया जा रहा था, ताकि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा चीपर गुड्स को प्रीफर करें। जो सस्ता होगा आदमी वही मांगता है, तो वही चीज है। तो क्वालिटी से बाद में लोगों को मतलब होता है, पहले लोग प्राइस पूछते हैं, तो वही चीज है कि प्राइस उनका कम कर दिया जा रहा था, और यही इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था हमारा वो बहुत ही ज्यादा बर्बाद हो गया। तीसरा पॉइंट है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, कॉलोनियल इंटरनेशनल ट्रेड मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जो हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर आता है। किसी भी कंट्री से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ एक देखिए लाइन लिखी है, डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ मतलब होता है एक टैक्स जो इंपोर्ट में लगता है। टैरिफ मतलब क्या होता है, टैक्स जो इंपोर्ट में लगता है। जब हम कोई भी कमोडिटी परचेज करते हैं तो क्या लगता है, टैरिफ लगता है। टैरिफ को हम क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, वही बात फिर से बोल दी। अब हम समझेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड को कैसे डिस्ट्रॉय करा गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखी है, वही बात फिर से लिखी है कि ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल, ड्यूटी फ्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अभी ध्यान समझिएगा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई गुड्स अगर बन के जा रहा था, यहाँ से अगर कोई गुड्स बाहर सेल करेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे थे। बट यहाँ से जो कोई रॉ मटेरियल अगर बाहर ब्रिटेन में भेजेगा तो उसको ड्यूटी फ्री कर दे रहे थे, उसको क्या कर दे रहे थे, सस्ता कर दे रहे थे। दिमाग फिर से सुनिएगा एक मिनट में, क्या देखिए लाइन, यहाँ से अगर कोई गुड्स, यहाँ से कोई अगर गुड्स भेजेगा ब्रिटेन में तो उसको वो कॉस्टली कर रहे थे, उसमें टैक्स लगा रहे थे। बट यहाँ से अगर कोई रॉ मटेरियल भेजेगा ब्रिटेन के लिए, मतलब यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था उसको वो ड्यूटी फ्री कर दे रहे थे, उसमें कोई टैक्स नहीं लगा रहे थे। मतलब आप इसका समझ रहे हैं, मतलब जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था वो किसकी नीड के लिए था, वो उनकी नीड्स के लिए था, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए था, तो उसको वो सस्ता एक्सेप्ट कर रहे थे। बट यहाँ से जो गुड्स जाएगा वो उनको देगा कॉम्पिटिशन, तो इसलिए वो उसको कॉस्टली कर दे रहे थे, ठीक है ना। और दो चीजें देखिए, दो काम कर रहे थे, यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था उसको ड्यूटी फ्री कर दिया था, और बाहर से कोई चीजें अगर आ रही थी, मतलब हम लोग जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया था। मतलब टोटली इंडियन मार्केट को डिस्ट्रॉय करने का काम हो रहा था कि यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाएगा ब्रिटेन की, जो गुड्स के जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा था उसको भी ड्यूटी फ्री कर दिया था। और यहाँ से क्या कहते हैं कि जो ब्रिटिश
जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे गुड्स, इंपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन से गुड्स, वो भी हमारे क्या कर दिए थे, ड्यूटी फ्री कर दिए थे। क्या कर दिए थे, ड्यूटी फ्री कर दिए थे। मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से जो रॉ मटेरियल गया उसको भी टैक्स फ्री कर दिया, और जो बाहर से इंपोर्ट करेंगे चीजें ब्रिटेन से वो भी टैक्स फ्री कर दिया। तो ये क्या एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। आप उल्टा ही कर रहे हो बिल्कुल। फिनिश गुड्स जो बाहर से आ रहे हैं उसमें आपने क्या कहते हैं कि लगा दिया टैक्स, ड्यूटी फ्री कर दिया, और जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपने टैक्स लगा दिया, और जो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपने टैक्स नहीं लगाया है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आप अपने ही लिए तो फायदा कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल हम लोग बाहर सेल कर रहे हैं, जो रॉ मटेरियल बाहर जाएगा हमारा, जो हमारी जबरदस्ती हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर, तो उसको आपने ड्यूटी फ्री कर दिया। बट जो हमारे यहाँ के गुड्स ज्यादा बाहर जा रहे हैं, जो हम लोग सेल कर रहे हैं, उसको आपने क्या कर दिया है, उसमें आपने ड्यूटी लगा दी, टैक्स वगैरह लगा दिया। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे इंडिया को एक तरीके से क्या बना दिया जा रहा था, सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, की यहाँ से माल जाएगा और यही बना के बेच देंगे। यही बात है आज के टाइम क्या होता है, जापान हम ही से स्टील लेता है और हम ही को क्या कहते हैं कार बना के बेच देता है। तो ये क्या है, जापान हम ही से ही स्टील लेता है और हम ही को कार बना के बेच देता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम एफिशिएंट नहीं है अपने स्टील को यूज करने के लिए, हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो वही उस टाइम भी हो रहा था कि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लिया जा रहा था और हम ही को गुड्स बना के बेच दिया जा रहा था। तो किसका यहाँ लॉस है बताइए, हमारा ही तो लॉस है। हमारे यहाँ के तो रिसोर्सेज जा रहे हैं, अगर हमारे रिसोर्सेज हम ही लोग यूज करेंगे तो हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल जा रहा है बाहर और हम ही को गुड्स बना के भेज दिया जा रहा है। तो वही चीज है। तो ये पूरा एक टोटली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी और बैकवर्ड हो गई थी, मतलब रुक सी गई थी और पिछड़ती जा रही थी, बैकवर्ड चलती जा रही थी, समझे ना। तो इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे।